हेलो हाय, वेलकम टू रंस स्टडी सर्कल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बेटा अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपने देखा था थंबनेल पे कि आज हम ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशन को कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अभी तक आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो से सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। जितना आसान सॉल्यूशन हो सकता है, इजी वे में हो सकता है, वैसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे सॉल्यूशन करवाने का कोशिश करूंगा। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, आप एक बार इसके सॉल्यूशन को देखो, आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को हम अलग वे से, अलग तरीके से और शॉर्ट मेथड से कैसे इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं काफी कम टाइम में, जिससे एग्जाम में करके आप टाइम भी बचा सकते हो। तो बिना ज्यादा बात किए हुए सीधा हम आते हैं क्वेश्चन पे। उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसपे आप अभी वीडियो को देख रहे हो। वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर के यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैंने पहले से भी अपलोड कर रखे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने अपलोड नहीं करे हैं, वो यहाँ पे आपको अपलोडेड फॉर्म में वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप लाइव क्लासेज लेना चाहते हो तो लाइव क्लासेज इसके स्टार्ट होगी 15 अगस्त के बाद में। इसका मैं लाइव क्लासेज यहाँ पे इस चैप्टर पे, इस चैनल पे लाइव क्लासेज स्टार्ट होगी 15 अगस्त से। यहाँ पे मैं फुल एनसीईआरटी आपको कवर करवाऊंगा, चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th में हो या 12th में हो। अगर आप 10th क्लास में हो तो आप 11th और 12th क्लास के जो आपके सीनियर भाई बहन है उनके साथ आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो, लिंक भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 15 अगस्त के बाद से, 15 अगस्त के बाद से ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे क्लास में स्टार्ट करूंगा और मैथ्स की बाकायदा पूरी क्लास चलेगी। पूरा का पूरा बुक आपका कवर करवाऊंगा आपके पेपर से पहले, लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम आज तक पेपर में पूछे जा चुके हैं वो सारे के सारे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वंस अगेन स्वागत है आपका बेटा। मेरा नाम है रन सिंह और आज हम करने वाले एक्सरसाइज 8.1 का वन शॉट सॉल्यूशन। आप देख रहे होगे, अगर आप एक्सरसाइज निकालोगे ट्रिगोनोमेट्री का तो ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन है। इस 11 क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी कर सकते हैं और कितने इफेक्टिव वे में कर सकते हैं, आज की वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो जिन्हें भी ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी दिक्कत आती है। सबसे पहले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को पढ़ना। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल जो है वो बी पे है। क्या बोल रहे हैं? ट्रायंगल एक एबीसी है जिसमें राइट एंगल बी पे है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। जो बोलेगा क्वेश्चन में सिर्फ आपको वही करना है। क्या बोल रहे हैं? एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है, राइट एंगल बी पे रखना है। आप जानते हो कि ये जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल को हमने क्या लेट कर लिया? बी। आप जानते हो या नहीं ये बात? ये बताओ मुझे, आप जानते हो अच्छी तरीके से कि ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो गया हमारा? 90 डिग्री का हो गया, ये फिक्स है। अब क्या बोल रहे हैं? ट्रायंगल एबीसी है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि ए वर्टेक्स कहां पे लेना है आपको और सी वर्टेक्स कहां पे लेना है। तो मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी ए और कहीं पे भी सी ले सकता हूं। आप चाहो तो सी की जगह पे ए और ए की जगह पे सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको ये चीज समझ में आया? अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो बेटा ए बी की जगह पे कितना लिख देंगे? 24 सेंटीमीटर। अच्छा, बीसी का वैल्यू कितना दे रखा है? 7, तो बीसी की जगह पे कितना लिख देंगे? 7। हमें निकालना क्या है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। मैं एक ही बार में आपको सारे सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करता हूं। देखो, जब भी बेटा आप साइन निकालोगे ना तो आपने साइन के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भैया साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। भाई ये जो ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेनस क्या है? तो आप बोलोगे सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। मतलब एसी आपका हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस की आपको वैल्यू ही नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एसी निकालेंगे। और आप एसी निकालने का फॉर्मूला जानते हो कि रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बीसी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहां पे लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। आप जानते हो? भाई नहीं जानते तो सुन लो कि बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो छोटे वाले दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो अब स्क्वायर यहाँ पे एसी स्क्वायर था तो उधर गया तो रूट लगा दिया, बस मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है। अब बीसी का स्क्वायर करेंगे। भैया बीसी की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 49 प्लस 576, दोनों को ऐड करोगे तो रूट अंडर 625 आएगा। और 625 का वैल्यू आप जानते हो कितना आता है? 25। तो यहां से हमें AC का वैल्यू कितना मिल गया? 25। अब AC का वैल्यू 25 मिल गया, इसका मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, यहां पे ध्यान दो। मैं ये बोल रहा हूं आपको निकालना क्या है? साइन ए। साइन ए निकालना है भाई।
साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H। अब परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखो। जब भी बेटा एंगल की बात करें ना, यहां पे एंगल क्या है, ए। आप ए पे चले जाना, ठीक है, ए पे चले गए। अब ए के सामने देखो, बिल्कुल ए के सामने क्या है, तो आप बोलोगे भैया ए वर्टेक्स के सामने बीसी साइड है। तो जो आपका वर्टेक्स के सामने वाली साइड होती है ना, ये ऐसे बोलो कि जो एंगल के सामने वाला साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है भाई। एक्यूट एंगल जो आपको निकालने के लिए दे रखा होगा, उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो भाई परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखेंगे, बीसी, और हाइपोटेनस की जगह पे क्या लिखेंगे, एसी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25। इतना समझ में आया। सेकंड क्या दे रखा है भाई, कॉस ए। अच्छा, ए पे ही देखना है हमें, तो ए के सामने देखा तो परपेंडिकुलर, देखा हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस में कोई चेंजेस नहीं आते, ये आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आज सीख लो कि हाइपोटेनस फिक्स होता है, परपेंडिकुलर और बेस में चेंज आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस किसी भी ट्रायंगल का वो उसके एंगल पे डिपेंड करता है, एक्यूट एंगल पे डिपेंड करता है। तो भैया एक ए निकालना है कॉस ए, तो सामने वाला ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन होगा, 24। तो बेस की जगह पे कितना लिख देंगे, चलो ऐसे लिख देता हूं कि बी अपॉन में एच होता है, बेस की जगह पे ए बी और एच की जगह पे ए सी। तो ये हो जाएगा आपका 24/25। समझ में आया। अब क्या निकालना है, साइन सी। क्या निकालना है भैया, साइन सी निकालना है। अब साइन सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो साइन सी निकालने के लिए भैया सी पे जाके देखो। अब जब हम सी पे जाके देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखो ध्यान से, सी पे जाके हमें क्या नजर आएगा, सी पे जाके हम ये पता करेंगे कि भैया सी के जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अभी तो बताया था एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और साइन का फॉर्मूला ही होता है P अपॉन में H। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखेंगे भैया, ए बी, और बेस और हाइपोटेनस की जगह पे क्या लिखेंगे, ए सी। तो ये कितना हो जाएगा, 24/25। बेटा देख यहाँ पे ध्यान से, कॉस ए और साइन सी का वैल्यू सेम आ गया, तो क्या कॉस और साइन एक होते हैं, नहीं होते। यहाँ पे देखो ना एंगल में डिफरेंस है। तो आपको समझ में आ गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू उसके एंगल पे डिपेंड करता है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बात आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा। अभी मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा उसमें नहीं जा रहा, सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर मैं कॉस सी का वैल्यू बताऊं तो भैया कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच। फिर हम सी पे देखेंगे, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर तो 24 है, हाइपोटेनस फिक्स ही है, तो बेस बचा 7। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, बीसी अपॉन में एसी। बीसी की जगह पे लिखेंगे 7/25। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोल रहे tan P और cot R निकालना है। देख बेटा ध्यान से, tan P का मतलब फॉर्मूला क्या होता है। मैं अगर यहाँ पे बोलूं कि बेटा tan P का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे भैया tan P का फॉर्मूला P अपॉन में B होता है। सबसे जो बड़ी वाली साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू 13 दे रखा है। हाइपोटेनस क्या दे रखा है भैया, हाइपोटेनस 13 दे रखा है। फिर आपने बोला भैया अगर हाइपोटेनस दे रखा है तो फिर हमें निकालना क्या है। तो मैंने बोला देख बेटा tan P की बात कर रहे हैं ना, तो आप जाके P पे बैठ जाओ। तो अगर आप जाके P पे बैठोगे तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अरे होगा या नहीं होगा, अभी तो बताया था एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो भाई परपेंडिकुलर की तो वैल्यू ही नहीं पता ना, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। और क्यू आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, छोटी वाली साइड का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना होता, रूट लगा के बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर में से माइनस कर दो एक जो छोटी वाली साइड का स्क्वायर गिवन होगा। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर में से क्या माइनस हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना भैया 13, तो 13 का स्क्वायर, माइनस पी क्यू कितना है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 169 माइनस 144, रूट अंडर 25 आएगा, और रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना होता है 5। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया भैया 5 आ गया। और tan P हमसे पूछा गया था, तो tan P देखेंगे सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू होगा। क्यू आर अपॉन में पी क्यू का वैल्यू आ गया 5/12। समझ में आया। अब कॉट आर देखो भैया, आर पे चले जाओ, आर के सामने वाला देखोगे तो परपेंडिकुलर होगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में पी, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है। तो भैया b अपॉन में p अगर बोल रहा है, तो अगर हम b अपॉन में p देखने की कोशिश करें तो भैया r के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कौन होगा QR। तो ये क्या लिखोगे आप QR, और परपेंडिकुलर का कौन होगा PQ। तो QR अपॉन में PQ, QR की वैल्यू कितनी है 5/12। आप देखो ध्यान से, अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो 5/12 में से 5/12 माइनस होगा, और सेम से माइनस होने पे आंसर कितना आता है 0। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन पे। यह आसान सा क्वेश्चन है भाई, साइन ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3/4। यहाँ पे मैं लिखता हूं साइन ए इज इक्वल टू 3/4। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूं, तो मुझे समझ में आ जाए कि भैया साइन ए का वैल्यू अगर 3/4 है, इसका मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है P अपॉन में H।
इसका मतलब P का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 4 है। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री बना लूं और ये A है, ये B है, ये C है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि A के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? कॉस पूछा जा रहा है। आप फिगर नहीं बनाओगे तभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है b अपॉन में h। तो h तो आपको पता है लेकिन b पता नहीं है, तो b निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो भैया एच स्क्वायर तो रूट अंडर एच का वैल्यू कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस पी, पी कितना दे रखा है? 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो कितना आ गया ये? रूट अंडर 7। तो कॉस ए इज इक्वल टू, अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ए इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट अंडर 7 अपॉन में 4। कितना हो जाएगा मेरे भाई? रूट अंडर 7 अपॉन में 4। अगर मैं टेन ए के बारे में बात करूं तो टेन ए का आप एक फॉर्मूला जानते हो? टेन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में बी। जानते हो ना आप? तो पी की वैल्यू कितनी है? 3, बी की वैल्यू कितनी है? रूट अंडर 7। यही हमारा आंसर है। समझ में आएगा? आ गया? तो अगर साइन ए देगा और आपको कॉसे और टेन ए पूछेगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। फिगर नहीं बनाओगे तभी भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको बेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस में भी बेस है, कॉस बी अपॉन में एच होता है, और टेन तो पी अपॉन में बी होता ही होता है। तो दोनों में बेस का यूज था, इसलिए हमें बेस निकालना पड़ा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे रखा था। साइन का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्या दे रखा है? 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन में 12। बेटा देखें यहाँ पे ध्यान से, क्या दे रखा है? 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो अगर मैं यहां से कॉट ए का वैल्यू निकालूं तो कॉट ए का वैल्यू कितना आएगा? 8 अपॉन में 15। आप मानते हो ये बात कि अगर भैया 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 है तो कॉट ए का वैल्यू होगा 8 अपॉन में 15। अब कॉट ए 8 अपॉन में 15 लिखने से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि मैं जानता हूं कि कॉट ए का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में पी। इसका मतलब 8 बी का वैल्यू है और पी का वैल्यू कितना है? 15। 8 बी का वैल्यू है और फी का वैल्यू कितना है? 15। आ रहा है भाई तुम्हें समझ में? तो ये बी अपॉन में पी आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि साइन निकालना है। अब आप जानते हो बेटा कि साइन का जो फॉर्मूला होता है ना, अच्छा एंगल यहाँ पे सेम है, ध्यान देना, ए है, तो आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पे कॉट ए देके साइन सी पूछ देता या सेक सी पूछ देता, तब आप फिगर ड्रॉ करते, लेकिन यहाँ पे एंगल सेम है तो आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट साइन ए इज इक्वल टू अगर फॉर्मूला लिखोगे तो पी अपॉन में एच आएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको पी का तो वैल्यू पता है लेकिन एच का वैल्यू पता नहीं है, तो हम कायदे से यहाँ पे साइड में एच निकाल लेंगे। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद है? अगर याद होता तो आप सॉल्व कर लेते, नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो पाइथागोरस से। पाइथागोरस जो हमारा इक्वेशन होता है उससे आप निकाल सकते हो। पी का स्क्वायर कितना है भाई? 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? चलो मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, आपको समझ में आया तो सही। डायरेक्ट करने का फिर कोई फायदा नहीं है ना, फिर आप वीडियो क्यों देख रहे हो? समझने के लिए। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा? आप बता सकते हो कितना आ जाएगा ये? है 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 289 आ गया। और 289 का वैल्यू कितना होता है? 289 का वैल्यू कितना होता है? 17। 289 का वैल्यू कितना होता है भैया? 17। तो मुझे पता चल गया कि एच का वैल्यू आया 17, तो मैं यहाँ पे 17 पुट कर दूंगा। अगर मैं सेक ए की बात करूं तो सेक ए का वैल्यू कितना होता है? सेक ए होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या होता है? बी अपॉन में एच। तो सेक क्या होगा? एच अपॉन में बी। एच का वैल्यू 17 निकाल ही लिया है, बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 8। यही हमारा आंसर है। समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। अगर एंगल सेम होगा ना बेटा, यहां ध्यान दे, एक बात और आपको समझाता हूं, यहां से कंसेप्ट सिखाता हूं। अगर एंगल सेम है, जैसे यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो आपको मेहनत करनी नहीं है। अगर एंगल सेम नहीं होता, मान लो कॉट ए का वैल्यू 8 अपॉन 15 दे देता और आपसे पूछता बेटा साइन सी बताओ, तब आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ता। अगर बोलता बेटा सेक बी बताओ, तब आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ता, ठीक है। बट इन केस आप फिगर ड्रॉ नहीं करोगे। आप पूछोगे भैया वो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? मेरे भाई यहाँ पे ए दे रखा है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, सी दे रखा है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस तो फिक्स होगा ना 17। समझ में आ रहा है? उस हिसाब से निकाल देते हैं, और क्या करना है? कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक ए इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12 दे रखा है। देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं। भाई सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 13 अपॉन में 12। पेन का कलर सेम हो गया, एक मिनट रुक जाओ, चेंज कर लेते हैं। अब सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो आपको समझ में आया कि भैया सेक थीटा जो होता है कॉस का और रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस होता है बी अपॉन में एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन में बी।
बोल रहा है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए। तो कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6। अरे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन थीटा, थीटा दे रखा है यहाँ पे, एबीसी नहीं दे रखा है तो आप भी थीटा लिखोगे। एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है बेटा साइन का उल्टा अगर करोगे, साइन का रेसिप्रोकल करोगे उल्टा, तो मतलब रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसेक आएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक आपको तो गिवन ही है, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। अब साइड में लिख लेना, फॉर्मूले लिखोगे तो साइन थीटा का होता है पी अपॉन में एच, कॉस थीटा का होता है बी अपॉन में एच, टेन थीटा का होता है पी अपॉन में बी, कॉसेक का होता है, कॉसेक का होता है, अरे यार कॉसेक का होता है एच अपॉन में पी, क्या लिख रहा हूं मैं, कॉसेक का होता है एच अपॉन में पी, हाँ कॉसेक का होता है एच अपॉन में पी, और कॉट का होता है बी अपॉन में पी। मैं कॉट समझ रहा था उसको, ठीक है। अब देखो आपको साइन थीटा चाहिए, मतलब एच अपॉन में पी अपॉन में एच चाहिए, तो एच का वैल्यू तो भाई 13 दिया हुआ है, पी का वैल्यू नहीं है, तो हम पी का वैल्यू निकाल लेंगे। भाई पी का वैल्यू होता कितना है, रूट अंडर एच का स्क्वायर। जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा वो तो कर देगा, जिसको याद नहीं हो भाई सॉल्व कर लेना ऐसे। रूट अंडर एच का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर। आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको नहीं याद है ना, तो बेटा 2024 का जो पेपर हुआ था, जो अभी इस 2025 में जो पेपर हुआ था बोर्ड का अभी कुछ दिन पहले, उसके जो आप देखोगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में आप थोड़ा सा अगर स्किप करके आगे बढ़ोगे तो उसमें आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक पूरा का पूरा टेबल दिख जाएगा, और मैंने समझाया अच्छे तरीके से, तो आप वहां से जाके क्लियर कर सकते हो। आप बोलोगे तो उसकी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, रूट को माइनस करेंगे 25 आएगा, वैल्यू कितना आ गया पी का 5, तो पी की जगह पे 5 पुट कर दोगे। अब तो कुछ करना ही नहीं है ना, बेस की जगह पे हमें वैल्यू पता है 12 है, हाइपोटेनस जो है वो 13 है। अरे पता है कि नहीं पता है, देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल ही तो होता है कॉस, अगर नहीं करना तो ऐसे कर लो। चलो पेन का कलर चेंज कर दो, कौन बोल रहा है पेन का कलर चेंज कर दो, कर दो भाई बताओ। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है पी अपॉन में बी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5, और बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12। कॉसेक कितना होता है एच अपॉन में पी, एच का वैल्यू कितना है 13, पी का वैल्यू कितना है 5, कॉट कितना होता है बी अपॉन में पी, बी का वैल्यू कितना है 12, और पी का वैल्यू कितना है 5। भाई एक बार देख लेना सही पुट करा है ना, 5 13, ठीक है। आगे बढ़े 6 नंबर क्वेश्चन पे आते, फटाफट खत्म करते हैं यार ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन को देखना जरा गूगल वूगल पे, पता नहीं कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसका एक आसान तरीका बताता हूँ, आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि ए और बी एक एक्यूट एंगल है, ए और बी अगर एक्यूट एंगल है, चलो मैं मान लेता हूँ ये एक फिगर, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो बेटा ये जो ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ते हो ना, ये 10th के लेवल तक तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप पढ़ते हो, ठीक है। आगे क्लास में जाओगे धीरे धीरे इसके बारे में और पढ़ोगे, तो आपको अभी नहीं समझना। आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये एक बात तो फिक्स है कि ये वाला 90 होगा। बोल रखा है ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, भाई टोटल 180 होता है। टोटल कितना होता है, अगर मैं इस एंगल को ए को बी को और सी को तीनों को जोड़ू तो 180 होता है। भाई 180 में से अगर सी 90 निकल गया तो ए और बी जो होगा वो 90 होगा ना, आप जानते हो ये बात, ए प्लस बी का वैल्यू 90 होगा। तो भाई दो एंगल को जोड़ने पे 90 कब आएगा, जब वो दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे। अरे यही तो हो सकता है ना कि दोनों एंगल क्या हो 90 से छोटे हो, इसका मतलब दोनों एक्यूट एंगल है। भाई क्या दे रखा है कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। गिवन ध्यान से देखना, गिवन क्या दे रखा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अगर मैं आपसे पूछूं भैया कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे बी अपॉन में एच, इधर पूछूं तो आप बोलोगे बी अपॉन में। तो क्या सेम होंगे दोनों, नहीं। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि भैया जो आइडेंटिटी जो होता है, जो उसका वैल्यू होता है, वो उसके डिपेंड करता है एंगल पे। अगर मैं ए पे जाके देखूं तो भैया ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो बीसी परपेंडिकुलर होगा, तो इस केस में जो आपका बेस होगा वो एसी हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए बी। अगर मैं कॉस बी का केस लू, बी के सामने जाके देखूं तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर, अरे देखो ना यहाँ पे ये बी के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन आपको तो परपेंडिकुलर चाहिए नहीं, आपको तो बेस चाहिए। भाई बी की बात कर रहा हूं, तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब एसी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन आपको तो बेस चाहिए ना, तो बेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे बीसी, और हाइपोटेनस तो फिक्स है भैया ए बी। आप ये बात जानते हो कि डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो दोनों वैल्यू कैंसल आउट हो जाते हैं, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। भाई ये होगा ए बी इंटू ए सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे,
इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी आएगा। ठीक है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, जो निहायती गधे हैं, वो समझ सकते हैं यहां से। अगर मैं ए सी का वैल्यू निकालूं तो बी सी इंटू ए बी, जिनको आता है वो तो डायरेक्ट वहीं पे कट कर देंगे, अपॉन में ए बी आएगा। भाई ए बी कट हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी बचा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये मैं यहीं पे काट देता कि ए बी कट गया तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आता। लेकिन जिनको नहीं पता है क्यों कटता है, उनके लिए समझाए। अब क्या बोल रहा है कि ए सी जो है वो बीसी के बराबर है। अब आप याद करो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल देन देयर अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। जानते हो आप कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड अगर सेम है तो उसका अपोजिट एंगल भी सेम होता है, मतलब इक्वल होता है। तो भाई इस एंगल के अपोजिट कौन है? एंगल ए। तो AC और AC के अपोजिट कौन है? एंगल बी। तो साफ साफ पता चल रहा है कि एंगल जो बी होगा वो एंगल किसके बराबर होगा? एंगल किसके? ए के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि अपोजिट, क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। पता नहीं इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं, के की वैल्यू मानते हैं। भाई ये एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, ऐसे कर लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। पेपर में आएगा तो मार्क्स आपको ऐसे भी 2 ही मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको किए जा रहे हो के मान रहे हो, पता नहीं बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, करवाए जा रहे हो। ऐसे मत करना, चुपचाप ऐसे कर लेना। ठीक है, आया समझ में? अभी तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स से पढ़ना है तो आप चैनल को फॉलो कर लेना, बहुत सारे अभी क्वेश्चन करवाऊंगा। बता दिया आपको 15 अगस्त से आपका जो है वो बैच स्टार्ट होगा। बैच स्टार्ट इन द सेंस की पूरी एनसीईआरटी करवाऊंगा लाइन वाइज। ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिससे आपका बोर्ड के पेपर तक आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो सके मैथ्स का। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलेगी, तो आप यहाँ पे डेली आके 1 घंटे क्लास, आधे घंटे 1 घंटे क्लास आप ले सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। ये वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। आप मुझे पहले एक बात बताओ, आप एक फॉर्मूला जानते हो कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ हो तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। आप जानते हो, क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे एक फॉर्मूला पूछ रहा हूं कि क्या आपको अलजेब्रा का ये फॉर्मूला याद है? आप में से अधिकतर बच्चे को याद होगा, तो आप बोलोगे जी जी मास्टर साहब याद है। सर मुझे एक बात बताओ, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप जरा ऊपर गौर फरमाना, ये न्यूमरेटर पे 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है। अगर मैं 1 को ए लेट कर लूं और साइन थीटा को बी लेट कर लूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं 1 को ए लेट कर लूं और साइन थीटा को बी लेट कर लूं, तो मेरे भाई यहां भी तो ए की जगह 1 हो जाएगा और साइन थीटा बी हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है? तो मैं डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकता हूं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं। आप पता है क्या करोगे? आप कॉट थीटा से पी अपॉन बी अपॉन ए पी करोगे, फिर आप बोलोगे भी आपने अभी बताया था कि एच निकालो, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, फिर 1 के साथ प्लस करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे। नहीं करना मेरे भाई, इतना इतना नहीं करना। आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, सिंपल वे बता रहा हूँ, इफेक्टिव तरीका बता रहा हूँ, उससे कर लो, फायदे में रहोगे। है ना, बोलते हैं ना कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कायदे में करो, सॉल्यूशन को अच्छे ढंग से करो, याद भी रहेगा, मजा भी आएगा करने में। जानते हो ना, जितना रास्ता स्मूथ होता है चलने में उतना मजा आता है। तो स्मूथ तरीके से करो मैथ्स को, दिमाग को थकाओ मत मैथ्स में, ज्यादा इधर उधर की लॉजिक मत लगाओ। सिंपल वे में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, सिंपल वे में करो। अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी पे जाऊं तो मुझे समझ में आ गया कि भैया a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं। आपको समझ में आया? नहीं आएगा? मुझे तो समझ में आ गया। आपको समझ में आ रहा है? अरे भाई अगर मुझे समझ में आ गया तो आपको क्यों नहीं आएगा? आपको भी आ ही गया होगा। अगर मैं यहाँ 1 को a लेट कर लूं और cos थीटा को b लेट कर लूं, यहाँ 1 को a लेट कर लूं, cos थीटा को b लेट कर लूं, तो मेरे भाई सेम टू सेम यहाँ पे भी तो अप्लाई हो रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। बताओ इतना समझ में आया? भाई अगर इतना समझ में आ गया तो आपको तो ये तो समझ में आ गया कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा उसको हमें स्क्वायर करना है, अपॉन में 1 का 1 लिखना है। कुछ गलती तो नहीं हुई है ना हमसे? बिल्कुल नहीं हुई है। माइनस क्या हो गया? cos थीटा, तो यहां पे लिखेंगे cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है भैया? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ, समझ में आ रहा है?
अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूले का आप कोई काम तो है नहीं, आप समझ ही गए कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो फॉर्मूले का क्या करना है, चार डालना है, कुछ नहीं करना ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, अब समझ में आ गया तो देखो आगे। तो भैया अगर कॉट थीटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इसी को सब सेकंड वाले को पहले सॉल्व कर देता हूँ ना। कॉट थीटा का स्क्वायर पूछ रहा है, कॉट थीटा 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 7/8 का स्क्वायर, 7/8 का स्क्वायर कितना होगा 49/64, आ गया आंसर खत्म। लेकिन हम तो फर्स्ट वाला कर रहे थे ना सॉल्यूशन, ये कहां से सेकंड में पहुंच गया, कोई बात नहीं यार। देखो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, मैं थोड़ा सा नीचे समझाता हूँ, यहां से यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है b अपॉन में p, इसका मतलब b का वैल्यू 7 है, p का वैल्यू 8 है, तो मुझे पता चल गया कि मुझे h निकालना है। क्या आपको पता चला कि h निकालना है? तो भैया h निकालने के लिए p का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर करोगे, प्लस b का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो ये रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो रूट अंडर 113 आएगा। मानते हो आप ये बात? अरे मानते हो? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को, बताओ जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अगर h का वैल्यू 113 आ गया तो मेरे भाई आप ये बात जानते हो, अगर मैं इसके नीचे ये वाला स्टेप करूं तो आप जानते हो कि ये 1 का 1 होगा, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p अपॉन में, जानते हो p अपॉन में h होता है, नहीं जानते? अरे भाई साइन थीटा इज इक्वल टू p अपॉन में h होता है कि नहीं होता? तो p का वैल्यू 8 है तो 8 लिख दिया, h का वैल्यू कितना आया है रूट अंडर 1113, तो रूट अंडर 1113 का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत। अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो भैया 1 का 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है b अपॉन में h, कितना होता है भाई b अपॉन में h, कितना होता है b अपॉन में h, कितना होता है, अरे कितना होता है b अपॉन में, तो 7 अपॉन में क्या लिखेंगे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। तो मुझे ये समझ में आ गया कि भैया ये 1 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में वो रूट अंडर 113 का स्क्वायर करोगे तो 113 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दो, ये यहाँ पे 1 माइनस 49 अपॉन में 113 आ गया। अरे स्क्वायर करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? 8 का स्क्वायर याद है सबको या नहीं है? अब इसको सॉल्व करो जरा, एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आएगा 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 64, नीचे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 113 माइनस 49, ऊपर सॉल्व करोगे भैया तो 113 में से 64 जाएगा तो 49 अपॉन में 113, भाई ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो 113 अपॉन में 64 आ गया, 113 से 113 कट गया, आंसर आ गया 49 अपॉन में 64। कितना आ गया भैया 49 अपॉन में 64 आ गया, कितना आ गया भाई 49 अपॉन में 64 आ गया। अरे समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया बताओ जल्दी, आ गया सबको समझ में? अरे आ गया समझ में, कितना आएगा 49 अपॉन में 64, कितना आ गया 49 अपॉन में 64, समझ में आया? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप 8.2 एक्सरसाइज कर चुके हो, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर आपका ट्रीगो खत्म हो गया है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपका ट्रीगो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और उसके बाद आप एक क्वेश्चन को कर रहे हो, तो आप पता है कैसे करोगे, मैं यहाँ पे ना इसको साइड करके यहाँ पे बताता हूँ। आप पता है क्या करोगे, आप सीधा लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप जानते हो बेटा कि कॉस अपॉन में साइन जो होता है वो कॉट होता है, साइन अपॉन में कॉस टेन होता है और कॉस अपॉन में साइन जो होता है वो कॉट होता है, मतलब ये कायदे से आपको दे रखा है कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा कितना है आपका 7/8, तो 49 अपॉन में 64 आंसर आ जाता है। इसका मतलब आपको ये जो मैंने साइड में h निकाला है ना, ये कैलकुलेशन किया है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। कब? जब आप 8.2 और 8.3 कर चुके हो, 8.2 का तो रोल नहीं है बट 8.3 अगर आप कर चुके हो, आपने आइडेंटिटी पढ़ लिया है पूरा, तब आप इसको कर सकते हो। लेकिन आप आइडेंटिटी नहीं पढ़ रहे हो, आप बेसिकली अभी 8.1 में ही हो, तब तो आपको जैसे मैंने पहले बताया उस तरीके से करना पड़ेगा पूरा कैलकुलेशन करके। आप समझ गए मेरी बातों को? आप इंटेलिजेंट हो यार, समझ जाते हो चीजों को। क्या है क्वेश्चन, 3 कॉट इज इक्वल टू 4 है, बोल रहा है चेक करना है कि क्या ये पूरा इसके बराबर है या नहीं है। तो क्या करना है भाई, इज इक्वल टू के पहले वाला आप जानते हो LHS होता है, ये RHS होता है, तो हम एक बार RHS निकाल लेंगे, एक बार LHS निकाल लेंगे, सेम आएगा तो ठीक है इक्वल है, अगर नहीं आएगा तो नहीं इक्वल है। और क्या करना है, और कुछ नहीं करना।
अब देखो आपको क्या क्या चाहिए, कॉट ए दे रखा है, अच्छा 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दे रखा है मेरे भाई। 3 कॉट ए इज इक्वल टू अगर 4 है तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 होगा, आप ये बात मानते हो। आपने बोला भैया दे क्या रखा है, tan दे रखा है, तो कॉट ए इज इक्वल टू अगर 4/3 है तो कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, आप जानते हो। तो ये हो गया 3/4। बड़े इत्मीनान से बता रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा बैक करके एक बार और समझ सकते हो। भैया कॉट ए इज इक्वल टू अगर 4/3 है तो tan ए इज इक्वल टू 3/4 होगा। मैंने बोला कि बेटा इसमें पुट करियो जरा वैल्यू। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए। tan ए का वैल्यू कितना है, 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। भाई 1 माइनस, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 अपॉन में 16। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 अपॉन में 16। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। आपके लिए बस बता रहा हूं, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व हो सकता था ये। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9। एलसीएम तो निकालने आता है ना भाई, किसी को अगर दिक्कत हो तो बता देना, उसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। टेबल भी नहीं आता हो तो बता देना, टेबल भी सिखा दूंगा। हाँ भाई कर तो सकते हैं आपके लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। देखो 16 में से 9 गया तो कितना आ गया, 7 अपॉन में 16। रेसिप्रोकल होगा, 16 ऊपर गया, नीचे कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 25। 16 से 16 कट गया, इधर सॉल्व करने पे आया 75। अगर आरएचएस भी सेम आ जाता है तो इक्वल है, अगर नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है फिर तो, ठीक है। अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं बेटा। जब आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस का वैल्यू निकालने के लिए कॉस ए होता कितना है, बी अपॉन में एच। एच तो आपको पता ही नहीं है तो आप पहले एच निकालोगे। अगर आप यहाँ पे एच निकालते हो तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर। अच्छा कॉट का क्या होता है, बी अपॉन में पी। इसका मतलब p का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16। तो रूट अंडर 25 आ गया, रूट अंडर 25 का वैल्यू 5 आ गया। देख बेटा एक बात आपको बताता हूं, अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होता ना तो आप डायरेक्ट बोल देते कि भैया अगर बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, या परपेंडिकुलर 3 है बेस 4 है, तो हाइपोटेनस फिक्स होगा। ये बात फिक्स है क्योंकि 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अब कॉस स्क्वायर ए दे रखा है, कॉस स्क्वायर ये होता है बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच का स्क्वायर माइनस पी अपॉन में एच का स्क्वायर। आप मानते हो। सॉल्व करने की बजाय मैं सीधे इसको सॉल्व करूं तो ये बी अपॉन में एच, बी का वैल्यू कितना है भाई 4, तो 4 अप है, हाँ 4 अपॉन में 5, तो कितना हो जाएगा ये 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू है 3, तो 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर। एलसीएम लोगे, 5 का स्क्वायर 25 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, आंसर आ गया 7 अपॉन में 25। हम क्लियरली देख पा रहे हैं ब्रो कि एलएचएस जो है वो किसके बराबर है, आरएचएस के। तो हम लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस सच दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर सेम। दोनों इक्वेशन कैसे हैं ब्रो, सेम है। समझ में आया। अरे कुछ नहीं करा यार, 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दे रखा था, वहां से कॉट ए की वैल्यू निकाला है, tan ए उसका रेसिप्रोकल होता है और इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया और कुछ नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन को अगर आपने 8 पॉइंट, अच्छा 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, ठीक है। पहले 8.1 के एंगल से बता देता हूँ, फिर 8.3 वाले से बता 8.2 वाले से बता देता हूँ। 8.2 अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो कैसे आप इसको चुटकियों में उड़ा सकते हो, ऐसे इस तरीके से उड़ा सकते हो। बज रहा है ना चुटकी यार, एक तो ये बजता नहीं, बज जा भाई, छोड़ो अब चुटकी बजाने की उम्र तो रही नहीं। आगे आते हैं, क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी पे है, कोई बात नहीं। एक एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल है, ठीक है जी, बी पे राइट एंगल है। tan ए का वैल्यू दे रखा है 1/3, कितना दे रखा है, tan ए इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। हम जानते हैं कि tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ए एंगल की बात कर रहा है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब बीसी का वैल्यू दे रखा है 1 और ए बी का वैल्यू दे रखा है √3। साइन पूछ रहा है तो मैं अभी इधर उधर कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे साइन निकाल लेता हूं। साइन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए आप बताओ, साइन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे किसकी जरूरत है साइन निकालने के लिए, तो आप बोलोगे मुझे जरूरत है साइन निकालने के लिए एच की। किसकी जरूरत है मुझे साइन निकालने के लिए, एच की। तो एच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं क्वेश्चन पे जा ही नहीं रहा बेटा, अभी जो क्वेश्चन बोल रखा है फिगर बना के बस एच की वैल्यू निकाल रहा हूं। मुझे तीनों साइड पहले निकाल लेने दो, फिर मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा।
1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 + 1 √4 होता है, √4 का वैल्यू 2 होगा। तो ये बात तो समझ में आ गया कि h का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, h का वैल्यू जो निकाला वो इरेज कर दो या रहने दो, चलो रहने देते। अब मैंने देखा कि बेटा मैं पहले वाले को अगर सॉल्व करने बैठूं, पहले वाला क्या है, ध्यान से पढ़ना, साइन ए, मतलब ए के सामने देखेंगे तो बेटा ए के सामने, ध्यान से सुनना, ए के सामने, ए के सामने अगर मैं बात करूं तो साइन ए, यहां पे मैं साइड में सबकी वैल्यू लिखता हूं, साइन ए मतलब ए के सामने देखना है, ए के सामने क्या है, बीसी, तो बीसी आपका परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर की जगह पे कितना आ जाएगा 1, और हाइपोटेनस तो बेटा फिक्स है। आपको समझ में आया या नहीं आया भाई, ए के सामने देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपका बीसी होगा या नहीं होगा, और हाइपोटेनस तो एसी है ही, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। कॉस ए, अगर मैं कॉस ए का बात करूं तो कॉस ए के सामने देखा तो आपने 1 परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन होगा, √2, √2 नहीं √3 अपॉन में 2, हाइपोटेनस तो 2 होगा और बेस आपका √3 हो जाएगा, ए की बात कर रहा हूं। अब साइन और कॉस ही पूछ रहा है तो बाकी निकालने का कोई फायदा नहीं है, कॉस साइन सी पूछ रहा है, अगर मैं साइन सी निकालू तो मुझे सी के सामने देखना पड़ेगा, और सी के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और साइन का फॉर्मूला ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की जगह पे √3 लिख देंगे और हाइपोटेनस की जगह पे 2 लिख देंगे। ऐसे ही अगर मैं कॉस सी निकालू, कॉस सी होता है बी अपॉन बेस, तो अगर सी के सामने वाला परपेंडिकुलर √3 है तो बेस 1 होगा और हाइपोटेनस आपका कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। समझ में आया? अब कुछ नहीं करना यार, अब वैल्यू पुट कर दो, साइन ए की जगह पे कितना लिखोगे, 1 अपॉन में 2, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, कॉस सी का वैल्यू कितना दे रखा है 1 अपॉन में 2, प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना दे रखा है √3/2, इंटू साइन सी का वैल्यू कितना दे रखा है √3/2। समझ में आया? आ गया समझ में सबको? अब इसको सॉल्व करोगे तो भाई ये 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो, प्लस √3 में √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और 2 2 जा कितना आएगा 4। जब इसका एलसीएम लोगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 1 + 3 हो जाएगा। आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि भैया एक हिस्सा इसको मिला, 4 में से 3 हिस्सा इसको मिला, तो टोटल जोड़ेंगे तो 4 हिस्सा मिल गया, और 4 में से 4 हिस्सा मिल गया तो पूरा एक हिस्सा मिल गया उसको, पूरा का पूरा एक जो प्रोडक्ट था वो मिल चुका है उसको। तो आंसर कितना हो गया? समझ में आया? अगर मैं सेकंड वाला सॉल्व करूं, अरे समझ में आ रहा है? ये बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो आगे आते हैं। अगर मैं सेकंड वाला सॉल्व करूं तो सेकंड वाले में क्या है, कॉसे दे रखा है, कॉसे का वैल्यू कितना है √3/2, इंटू कॉसी दे रखा है, कॉसी का वैल्यू कितना है 1/2, कोई बात नहीं, प्लस, सॉरी प्लस नहीं यार, क्या दे रखा है, माइनस, क्या दे रखा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दो और कुछ नहीं करना, माइनस लगा दो, ये हो गया माइनस। अच्छा और क्या दे रखा है, साइन ए, साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2, और साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2। थोड़ा मैं स्लो कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, और सेम चीज माइनस होगा तो आंसर हो जाएगा 0। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, पहले ट्रायंगल बना लो, तीनों वैल्यू निकाल लो, उसके बाद में जैसे आपको एंगल बताया ना, ये मत भूलना कि जो भी एंगल पूछेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा। जैसे साइन ए पूछ रहा था ना, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए के केस में बीसी परपेंडिकुलर होगा, और सी के केस में बेटा ए बी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे होगा सॉल्व? ये बोल रहा है एक ट्रायंगल PQR है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक ट्रायंगल PQR साइड में बना लेना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको PQR बनाना है, जहां पे Q पे आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये Q मैंने 90 डिग्री मान लिया, ये आपका P हो गया, ये आपका R हो गया। आप R की जगह पे P की जगह पे R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है PQ 5 दे रखा है, मैंने PQ का वैल्यू 5 लिख दिया, बाकी कोई साइड ही नहीं दे रखा। अच्छा दे रखा है PR प्लस QR, मतलब हाइपोटेनस, और अगर मैं QR को एक सेकंड के लिए बेस मान लू, वैसे तो बेस नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एंगल पे बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करता है, मैं मान लेता हूं कि अगर QR बेस है तो बेस और हाइपोटेनस का सम 25 दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ बस, आप कुछ चीजें जानते हो कि एक आप रिले, अच्छा छोड़ो, अभी अभी बातें बताऊंगा, है ना, अभी फिर समझ जाओगे तो फिर ये मजा नहीं आएगा ये वाला सॉल्यूशन करने में। इस तरीके से पहले बताता हूँ, फिर शॉर्ट में बताऊंगा। अगर PR प्लस QR 25 दे रखा है, आप मुझे बताओ अगर PR प्लस QR का वैल्यू अगर 25 दे रखा है मेरे भाई, तो मैं यहां से PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR लिख सकता हूं। आप बताओ, आपको कोई दिक्कत है? प्लस QR को उधर जाके माइनस QR लिख दिया। आप ये भी जानते हो कि अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर
इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? छोटे वाले दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। छोटे वाले दोनों साइड कौन कौन है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस कौन है भैया? क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपको? अरे किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अगर मैं पी आर की जगह पे पी आर की वैल्यू पुट कर दूं, कितनी थी पी आर की वैल्यू? 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? किसी को समझने में कोई दिक्कत है? अब देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो a का स्क्वायर। a का स्क्वायर बोले तो 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर बोले तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 25, b की जगह पे क्यू आर। समझ में आया? इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये कौन बोल रहा है जिसको समझ नहीं आया? अरे भाई माइनस 2a भी होता है ना, तो 2 इंटू ए की जगह पे 25 और बी की जगह पे क्यू आर आ गया। अरे तुम्हें समझ में आया? हाँ भाई ठीक है, आ गया ना तुम्हें? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ये बोल रहा था आपको कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 625 होता है। क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर आएगा। माइनस 25 दूना कितना होता है? तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू, अच्छा 25 को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा माइनस 25। क्यू आर स्क्वायर को इधर भेज दूं तो माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। आप ये बात मानते हो? मैंने बोला कि बेटा देख क्यू आर और क्यू आर कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में कट जाएगा। आपने बोला ठीक है भैया कट जाएगा। मैंने बोला जरा ध्यान देना यहाँ पे, तो 625 में से 25 जाएगा तो 600 बचेगा। तो आप लिख सकते हो इसको कि 600 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0। आप लिख सकते हो भाई? अरे लिख सकते हो यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है? अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, क्योंकि प्लस माइनस 50 क्यू आर उधर जाएगा तो प्लस 50 क्यू आर होगा। क्यू आर का वैल्यू यहां से निकालोगे तो बेटा 600 अपॉन में 50 आएगा। आप डायरेक्ट भी काट सकते थे यहाँ पे 0 बट मैं लिख के कट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चलता हूँ बहुत सारे बच्चे होंगे उनको ऐसे समझ में नहीं आता होगा, तो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। तो क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया, क्यू आर 12 आ गया। आप जानते हो बेटा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 5, 12, 13 का रिलेशन होता है? नहीं जानते तो यहाँ पे पी आर का वैल्यू निकाल लो। पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू 12 और 25 में से 12 जाता है तो कितना आता है? 13। तो पी आर का वैल्यू कितना आ गया? 30। अब क्या बोल रहा है? साइन पी। क्या बोल रहा है ब्रो? साइन पी। इसका मतलब पी एंगल की बात कर रहा है। अच्छा सब में पी की बात कर रहा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, पहले ये बता देता हूँ फिर और समझा देता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे पूछ देता आपसे सेक आर, तब क्या करते? तब क्या करते? एडिशनल क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। साइन पी बोल रहा है, पी के सामने देखोगे परपेंडिकुलर, पी के सामने देखोगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होता है अपॉन में हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर आपका क्यू आर है, हाइपोटेनस आपका पी आर है। क्यू आर का वैल्यू 12 है, पी आर का वैल्यू 13 है। कॉस पी की बात करूं, पी के सामने देखोगे तो परपेंडिकुलर 12 तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कितना होगा? 5। तो बी अपॉन में एच, बेस की जगह पे लिखेंगे पी क्यू, हाइपोटेनस होगा पी आर, बेस जो होगा पी क्यू का वैल्यू आ गया 5, पी आर का वैल्यू आ गया 30। टेन पी की बात करूं, टेन पी होता है पी अपॉन में बी, पी के सामने देखेंगे तो क्यू आर ही आपका परपेंडिकुलर होगा, तो क्यू आर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, तो पी क्यू कितना हो जाएगा? बेस। समझ में आ रहा है? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। नहीं समझ में आ रहा? शुरू से देख लेना, बहुत बार बता रखा है। क्यू आर कितना है भैया? 12। पी क्यू कितना है? 5, 12 अपॉन 5। सेक आर पूछ रहा है तो बेटा आर, थोड़ा पेन को चेंज कर लेता हूं समझाने के लिए। तो भैया आर के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला बेस होगा। सेक क्या होता है? बी अपॉन में एच। तो सामने वाला, अगर आर के सामने वाला परपेंडिकुलर 5 हो गया तो बेस 12 होगा, मतलब क्यू आर बेस होगा और हाइपोटेनस क्या है आपका? पी आर। तो सेक आर की अगर मैं वैल्यू निकालू तो ये कितना आ जाएगा? 13 अपॉन में, एक मिनट, सेक आर की वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, तो सेक आर का तो फॉर्मूला एच अपॉन में बी होता है ना। सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, माय मिस्टेक। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होता है एच अपॉन में बी। भाई एच जो है वो आपका पी आर है, बी आपका, अगर आर के केस में 5 आपका परपेंडिकुलर है तो क्यू आर आपका बेस है, तो क्यू आर आ गया। पी आर का वैल्यू 13 आ गया, क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया, यही आपका आंसर है। समझ में आया? अब देख बेटा लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, 15 अगस्त से फिर से बता रहा हूँ, आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगी, तो आप आ सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। डेली क्लास होगी, एक एक चैप्टर करवाऊंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक करवाऊंगा। जो जो डाउट होंगे आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हो। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको अगर 10th क्लास की अभी भी अगर वो ट्यूशन कोचिंग कहीं नहीं जा रहे हैं, उनको अगर
वन बाय वन पढ़ना है मेरे से, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ से आपको सारी डिटेल भेज दी जाएगी कि कैसे कैसे आपकी क्लास होगी। अगर कोई करना चाहता है तो ऑनलाइन क्लास, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है, मेरे से पढ़ना चाहता है, अगर 10th क्लास का पूरी की पूरी प्रिपरेशन करना चाहता है, अभी भी 6 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने काफी होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर क्लास होगी आपकी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, मैसेज डालोगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई करना है आंसर को। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑल्सो लेस देन, ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकंड, मुझे क्या याद आया, मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था ना कि मैं फिर से दूसरे भी मेथड से बताऊंगा, दूसरे मेथड से बता देता हूँ। देख बेटा, 10a का वैल्यू जो दे रखा है ना, वो 1/√3 दे रखा है। तो यहां से अगर मैं 10a इज इक्वल टू लिखूं तो 10a इज इक्वल टू मैं 1030 लिख सकता हूं। जिन्होंने 8.2 पढ़ लिया उनके लिए बता रहा हूं, उनके लिए सिर्फ जिन्होंने एंगल का वैल्यू याद है कि 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो बेटा a का वैल्यू 30 आएगा। अरे a का वैल्यू 30 आएगा। आप मुझे बताओ, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसमें a b c कोई ट्रायंगल है, अगर b का वैल्यू 90 है और a का वैल्यू 30 है, तो ये कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि c का वैल्यू 60 होगा। अरे भाई, b का वैल्यू 90 है, a का वैल्यू 30 है, तो c का वैल्यू 60 होगा कि नहीं होगा। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। साइन a, मतलब अगर मैं इसको अपने तरीके से लिखूं तो साइन 30, कॉस c का वैल्यू कितना है 60, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 60 प्लस कॉस a कॉस 30 इंटू कॉस 30 इंटू साइन सी बोले तो साइन 60। आपको समझ में आ रहा है किसी को? ये जो 8.2 कर चुके हैं उनको समझ में आ जाएगा। 10a इज इक्वल टू भाई 1/√3 था, 1030 लिखा, कंपेयर करा तो 10 से 10 काट मत देना, कंपेयर करो तो एंगल इक्वल होगा। अगर भाई वैल्यू सेम है तो एंगल भी सेम होगा, अगर आइडेंटिटी सेम है और वैल्यू सेम है तो एंगल भी सेम होगा। तो a का वैल्यू 30 आ गया। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4, जोड़ोगे 4/4 आएगा, कट कटा के 1 आएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन को करोगे ठीक उसी तरीके से, a का वैल्यू कितना है 30, तो cos 30 इंटू cos 60 माइनस, पेन को चेंज कर लू क्या, चलो, cos 30 इंटू cos 60 माइनस साइन 30 इंटू साइन 60। ठीक है भैया, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/4 माइनस √3/4 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। समझ में आया? तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अभी अचानक से याद आया था, अगर नहीं याद आता तो फिर मैंने बोल दिया था, फिर आप बोलते कि भैया ने बताया नहीं। तो दूसरे तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। बोल रहे tan a का वैल्यू क्या 1 से हमेशा छोटा होगा? आप मुझे बताओ, मुझे बताना एक बात। अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से समझना है ना। इसको मैं एंगल से भी समझा सकता हूं। मैं मान के चलता हूं कि आपने एंगल नहीं पढ़ा है, अभी 8.2 नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूं। मैंने बोला कि बेटा ये A है, ये B है, C है। मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि ये जो B है वो 90 डिग्री है, और ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर मैं आपसे tan A का यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए पूछूं तो आप बोलोगे कि भैया A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और बेस 4 आ जाएगा। इस केस में ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी ट्रायंगल में हाइपोटेनस को 5 मान लेता हूं और ये ए बी जो है वो 4 है, बी सी 3 है, तो हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, ए सी का वैल्यू 5 आएगा। मैंने बोला tan a का वैल्यू 3/4 आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बेटा इसको एक्सचेंज कर दे, 4 की जगह 3 को भेज दे और 3 की जगह 4 को भेज दे, मतलब नया नंबर लिखो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आता है। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा अब मुझे tan a का वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे भैया अब अगर मैं tan a निकालू ना तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा। अब नया वैल्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर 4 होगा और बेस जो होगा वो 3 होगा। वैल्यू चेंज हो रहा है ना। अगर मैं बोलूं बेटा पहले वाले केस में अगर आप 3 के 4 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे भैया 0 पॉइंट समथिंग आया, क्योंकि 4 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, 30 बनेगा फिर डिवाइड करेंगे। मैंने बोला बेटा सेकंड केस में डिवाइड करो, तो आप 3 से 4 को डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 होगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब सेकंड केस में 1 से बड़ा आ रहा है, फर्स्ट केस में 1 से छोटा आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आता है। आपने आपको प्रूफ करके बताया ना कि बेटा कि 1 से बड़ा भी आता है। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है वो अपने आप में गलत है। आपको समझ में आया?
ये जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में गलत है, ये हमने प्रूफ कर दिया। आपको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब अगर हम आगे बढ़े, सेकंड वाले को पढ़े। अच्छा, इसको एक और तरीके से आपको एंगल से बता दूं, एंगल से आपको बता दूं बेटा, देख tan, अगर आप 30 का वैल्यू निकालोगे ना, tan 30 का, tan 30 का वैल्यू निकालोगे तो 1/√3 होता है 1/√3। भाई 1/√3 का मतलब क्या होता है? 1/√3 का मतलब क्या होता है? 1/√3 का मतलब ये होता है, 1/√3 का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 को √3 से डिवाइड करते हो तो 0 पॉइंट समथिंग आता है, 0 पॉइंट जो भी आएगा 0 पॉइंट आएगा, इसका मतलब 1 से छोटा आएगा। वो बोल रहा है कि 1 से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अच्छा, √3 बोल रहा है ना, हाँ, तो 1 से छोटा आएगा। लेकिन अगर आप tan 60 निकालते हो तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, और √3 का वैल्यू होता है 1.732 का समथिंग, मतलब ये 1 से बड़ा आता है। तो tan 60 रखने पे 1 से बड़ा आ रहा है, तो अगर मैं a का वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो एंगल जो हो रहा है वो भी क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। अगर एंगल चेंज हो रहा है तो वैल्यू भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है। वो बोल रहा है कि जो आपका वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, बट ये बात गलत है, 1 से बड़ा भी आ सकता है। बोल रहा है सेके का वैल्यू 12/5 हो सकता है क्या कभी? भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सेके का फॉर्मूला क्या होता है? h/p। अब आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में h जो होता है वो सबसे बड़ी वाली साइड को बोलते हैं, वो तो हमेशा परपेंडिकुलर से तो बड़ा ही आएगा ना, चाहे वैल्यू कुछ और हो। अब ये मत करने लग जाना कि भैया आपने तो पढ़ाया था, हमने पढ़ रखा है कि 5 रट्टू तोता, तो हमें ही हमने पढ़ रखा है कि 5, हमने पढ़ रखा है भैया कि 5, 12, 13 का रिलेशन होता है, तो 13 हाइपोटेनस होता है, 12 तो हाइपोटेनस हो ही नहीं सकता। अरे मेरे भाई 12 भी हाइपोटेनस हो सकता है, बोलोगे तो इसको प्रूफ करके बता दूंगा, ठीक है। बट अभी आपको सिर्फ समझाना है तो आपको समझा रहा हूं, उतना सीख लो। मैंने ये बोला कि सेके इज इक्वल टू 12/5 क्वेश्चन में दे रखा है, हो सकता है क्या कभी? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि h/p होता है और h हमेशा p से बड़ा होता है, इसका मतलब हो सकता है। यही क्वेश्चन चेंज कर देता, अगर पूछता सेके का वैल्यू क्या 5/12 हो सकता है? आप जानते हो सेके होता है h/p। इस केस में p आपका बड़ा हो गया, और p कभी भी ट्रायंगल में बड़ा नहीं हो सकता, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। बोल रहे कि कॉसेक, कॉस ए और कॉसेकेंट ए सेम होता है? अरे नहीं भाई, कॉसेक का फॉर्मूला होता है h/p, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। ये दोनों सेम कहां से हो गए? नहीं होते हैं सेम, इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, नंबर याद है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, कोई दिक्कत हो तो, दिक्कत हो या आपको अगर क्लास लेनी हो, पूछना हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बोल रहे कॉट ए जो है वो कॉट ए इंटू ए होता है? नहीं भाई, कॉट जो होता है वो एक आइडेंटिटी होता है, वो आपका रेशियो होता है, और ए जो होता है वो एंगल होता है। तो रेशियो और एंगल को मिलाने पे कॉट ए नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। ये दोनों अलग अलग टर्म है, कॉट अलग टर्म है, ए अलग टर्म है। समझ में आया? अब ये इसको मत समझना आना कि 4 इंटू एक्स जो होता है वो 4x होता है। अरे नहीं भैया, ये और ये अलग है, ये 4 नहीं है, ये कॉट ए रेशियो है और ये एंगल है। इसका मतलब ये भी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? अपने आप में फॉल्स है। थोड़ा ज्यादा टप बिटम मचा दिया, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं और फटाफट फटाफट इसको लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, आपको समझाता हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। लास्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि क्या साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है? आप अगर साइन थीटा का वैल्यू लिखोगे 4/3, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनस से बड़ा है। क्या ये बात कहीं से सही है? अरे आप जानते हो ना कि ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनस से बड़ा है। अरे नहीं भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है। क्लियर है बात? इसका मतलब ये वैल्यू साइन का कभी भी नहीं हो सकता, चाहे थीटा की वैल्यू आप 0 रख लो, अच्छा एंगल तो माइनस में होता ही नहीं है ना, आप चाहे 30 रख लो, 45 रख लो, 55 रख लो, 60 रख लो, 90 रख लो, जो मर्जी रख लो, साइन थीटा 4/3 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी क्या है? आपका स्टेटमेंट है फॉल्स। उम्मीद करते बेटा आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ऐसी आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। 8.1 आपने कहीं से भी पढ़ा हो, मान के चलते हैं कि अगर आपने ये पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। और 15 अगस्त का डेट याद रखना, 15 अगस्त के बाद से इसी चैनल पे लाइव क्लासेज स्टार्ट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय।